हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, सर इस रिपोर्ट को ज़रूर कवर करना। ठीक है। एंड अगर इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये रिपोर्ट कौन से सेक्टर के ऊपर निकाली जा चुकी है, तो वो है हमारे भारत देश का फाइनेंस सेक्टर। उसके ऊपर ये रिपोर्ट निकाली जा चुकी है। और ये रिपोर्ट निकाली किसने है, तो दोस्तों ये रिपोर्ट है गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट। यस। गोल्डमैन सैच आप सभी लोगों को पता है कि बहुत बड़ा नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है। एंड इनके बहुत बड़े क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। अगर उनके क्लाइंट इन रिपोर्ट के चलते अगर एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये कहेंगे कि भाई जिन स्टॉक्स को बेचो, तो वहाँ पे हम लोग को बिकवाली होते हुए यूजुअली देखने को मिल जाती है। और अगर ये कहते हैं कि स्टॉक को खरीदो, तो थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। तो गोल्डमैन सैच ने यहाँ पे हमारे भारत देश का फाइनेंस सेक्टर जो है उससे रिलेटेड क्या क्या बातें सामने यहाँ पे बोल के रखी हुई है। ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव सबको यहाँ पे आसान भाषा में कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं हेडलाइन के साथ, जहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डमैन सैच ने डाउनग्रेड किया है बहुत सारे बैंक्स को, जिसमें एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक है, येस बैंक भी है। और इसके पीछे बहुत सारे उन्होंने रीजंस भी प्रोवाइड किए हैं, क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे आएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप उनको कवर करेंगे। बट आप देख सकते हो उन्होंने सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डाउनग्रेड किया। आईसीआईसी बैंक को पहले बोला था कि भाई बाय करके चलो, तो अभी कह रहे कि भाई न्यूट्रल जैसे हो वैसे ही रहो, कोई बाय करने की जरूरत नहीं है। और येस बैंक से रिलेटेड तो बवाल ही हो गया, उन्होंने बोल दिया कि न्यूट्रल नहीं, अभी तो इसको बेच के ही चलो। ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले। और जैसे ही चीज़ें सामने आई तो एसबीआई में थोड़ी बहुत हल्की गिरावट, आईसीआईसी बैंक में हल्की गिरावट, और येस बैंक सबसे ज़्यादा हम लोगों को पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है। टॉप लेवल से लगभग 7% यहाँ पे गिर चुका है। एंड आज के दिन की बात करें तो 3.5% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये अभी तक की स्थिति देखने को मिल चुकी है। बट अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर कि भाई गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में ऐसा क्या बोला है और क्यों बोला है, ये तो हम लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं। और रिपोर्ट देखा गया तो काफ़ी बड़ा है, बट इसमें से इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। आप चाहो तो डिटेल में भी रिपोर्ट को गो थ्रू कर सकते हो। तो गोल्डमैन सैच का ये कहना है कि हमारे जो इंडियन मतलब बैंक्स जो है, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर है, उसमें जो भी मतलब अच्छा पीरियड जो इनका चल रहा था, स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात चल रही भाई, तो वो यहाँ पे अभी खत्म हो रहा है। अच्छा पीरियड मतलब इसका अर्थ ही नहीं कि भाई बैंक डूब रहे हैं, 10 रुपये का स्टॉक हो जाएगा, पेनी बनेगा, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। उन्होंने ये कहा है कि भाई इसमें अभी रिटर्न्स इतने नहीं बनेंगे, जहाँ पे वहीं पे रहेंगे। अगर कोई स्टॉक अभी 200 पे है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, 210 जाएगा या फिर 190 जाएगा, ऐसा ही चलेगा, कुछ खास रिटर्न्स नहीं बनेंगे। जो अच्छा होना था वो यहाँ पे हो चुका है, ये उनका कहना है। एंड इसी चीज़ के चलते उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे बैंक्स को, टॉप नॉच बैंक्स को डाउनग्रेड किया है। देन अभी आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर कि भाई ठीक है आपने डाउनग्रेड किया, बट उसके पीछे का भी मेजर रीज़न क्या है। कि आप ऐसा बोल रहे नहीं चलेगा, ठीक है, आप बोल सकते हो नहीं चलेगा, आप बोल सकते हो भागेगा, बट मेजर रीज़न क्या है, तो कारण तो दो। तो उन्होंने 4-5 कारण बताए हैं। तो आप चाहो तो इन कारण को फर्दर स्टडी कर सकते। देखिए, किसी की भी रिपोर्ट को ब्लाइंडली कॉपी करना तो होता नहीं है, एंड ना ही तो किसी को ब्लाइंडली मानना भी होता है, बट हाँ, इग्नोर भी नहीं करना होता है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और कुछ बड़े रिपोर्ट जो सामने आते हैं उनको जरूर गो थ्रू करना होता है। ठीक है। ऐसा सीधा नहीं बोलना है अरे ये तो बकवास है करके, नहीं, पढ़ो उनको। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कोई तथ्य नहीं है, दम नहीं है, देन इग्नोर इट। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट तो वैलिड लग रहा है, देन इसको आप फर्दर स्टडी करने के लिए कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि लोन, देखिए इंडिया में जो कंज्यूमर लोन है ना, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब एक आम आदमी जो लोन है ना, लगातार लेते जा रहा है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट ये जो लोन रहते हैं ना दोस्तों, हर कोई कंपनी अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए कि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आने चाहिए, वो यहाँ पे मतलब देखा गया तो रिस्की टाइप के जो लोन है ना, वो ज़्यादा बांटने स्टार्ट कर दिए हैं। खास करके कंपटीशन बढ़ा है, फिनटेक कंपनियां भी देखने को मिल जाती है, एकदम हायर लेवल के रिस्क। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यूजुअली पहले कैसे होता था कि आप मान लीजिए कि अगर आप लोन दे रहे हो तो आप सिक्योरिटी भी लेते थे, अपने लोन को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर्ड लोन बांटते थे। बट अभी अगर देखा गया ना, तो अनसिक्योर्ड लोन के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये बात मतलब गोल्डमैन सैच ने ऐसे इनडायरेक्टली बोली है, बट हम इसको जोड़कर भी देख सकते हैं कि आरबीआई ने भी इसी चीज़ को हाईलाइट किया था। आपको पता है कि अनसिक्योर्ड लोन, हाँ, इसीलिए तो उन्होंने वो रिस्क वेटेज बढ़ाया था। आपको याद होगा वो सीआरआर को लेकर इशू हुआ था। तो ये एक चीज़ हम लोग को ज़रूर मतलब एक वैलिड पॉइंट देखने को मिला। इससे क्या हो रहा है कि बाकी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कस्टमर को गेन करने के लिए रिस्की टाइप के लोन बांट रहे हैं। मतलब ऐसे लोन दे रहे हैं कि जहाँ पे उनके पास शायद से कोई सिक्योरिटी नहीं है, गारंटी भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि अपने मार्केट शेयर को मेंटेन रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटने के लिए, और ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत बनेगा एनपीए बढ़ने का, असेट क्वालिटी डिटोरिएट हो सकती है। ये गोल्डमैन सैच का मतलब ये मानना है। होगा, ऐसा नहीं बोला कि गारंटी से होगा, बट उनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ के चलते दिक्कतें होगी ही होगी। ठीक है। देखो, अगर आप किसी को मान लो, अगर ऐसे ही बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए का लोन देते हो,
एंड सामने अगर आपके पास उसके बदले कोई सिक्योरिटी है तो ठीक है ना, सामने वाला लाख रुपया डुबा दे तो आप क्या कर लोगे, वो जो कुछ भी बचता है बेचता है, उसको जितना आता है भाई कुछ तो हाथ में आ जाए, 80,000 आ गया, चलो 20,000 डूब गया करके। बट अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि ऐसे ही यहाँ पे लोन दिया जा रहा है, सामने कोई यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी गारंटी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अगर वो डूब गया तो समझ लो पूरा ही डूब गया करके, और रिकवरी भी ज़्यादा नहीं होगी करके। तो ये गोल्डमैन सैच को डर लग रहा है कि इंडियन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सेगमेंट में अभी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली आगे जा रहे हैं, जो कि आने वाले नंबर्स में आपको एनपीए इनके बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। सो अभी आने वाले जितने भी नंबर होंगे उनमें हम लोग चेक करेंगे भाई कि गोल्डमैन सैच ने ऐसी बातें बोलकर कुछ बैंक्स को डाउनग्रेड किया, चेक करेंगे भाई कि उनके एनपीएस वाकई में बढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर नीचे जा रहे हैं मतलब गोल्डमैन सैच ने जो एक अनुमान लगाया था वो गलत जा रहा है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। तो ये उनका एक मानना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, रिस्की लोन दे रहे हैं, शायद से वो डूब सकते हैं, इसलिए असेट क्वालिटी खराब हो सकती है, एनपीए बढ़ सकते हैं, और इस चीज़ के चलते बैंक्स के ऊपर एनपीए का बर्डन बढ़ते जाएगा। ये उनका पहला कहना था। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2 की सैलरी। देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सैलरी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ऑप्शन तो है नहीं एम्प्लॉयज़ का। और जब आप यहाँ पे सैलरी बढ़ाते हो तो आपको पता ही है, देखिए रेवेन्यू होता है मतलब इनकम होता है, ठीक है, 100 का इनकम हुआ, और एक्सपेंस में देखा गया तो सैलरी भी रहती है। मान लीजिए आपका खर्चा सैलरी से रिलेटेड 40 है, तो आपके हाथ में कितना बचा, प्रॉफिट 60 का। अभी यही सैलरी अगर इनकम आपका 100 का ही है मान के चलिए, और अगर आप इस सैलरी एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए 60 हो जाता है, तो आपके हाथ में बचेगा कितना, 40। पहले 60 आता था हाथ में, अभी 40 आता है, ठीक है। और इसी चीज़ के चलते जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, काम का जी मुनाफा है, वो बैंक्स के यहाँ पे गिर सकते हैं, क्योंकि खर्चे भी इनके बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और आमदनी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर सकता है। ये एक उन्होंने पॉइंट अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है। पॉइंट नंबर 3, इसी चीज़ के चलते अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल आएगा कंपनी के अर्निंग्स, ईपीएस की बात करें तो वो भी हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसी सभी चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे अगर जोड़कर देख लें, हाँ, इसमें जो एक पॉइंट और रह गया डिपॉजिट का, कि डिपॉजिट भी देखा गया तो उसकी जो ग्रोथ है वो जैसी चाहिए वैसी ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड अगर ज़्यादा डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही कुछ भी बकवास बोल रहा हूँ मैं, मान लो 15% इंटरेस्ट रेट, ऐसे ही आपको एफडी कर लो 15%, तो आएंगे कि नहीं, डेफिनेटली आएंगे। अरे बट भाई इतना हेवी इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आपको, तो फिर नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे जनरेट करोगे, सामने लोन भी आपको उतना बढ़ेगा, और आप लोन तो इतना कोई लेगा नहीं, ठीक है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि अगर आपको डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ानी है तो बड़ा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट भी हायर लेवल पे चल रहे हैं, तो ये भी एक्सपेंस बढ़ने का कारण बन रहा है। सैलरी भी बढ़ रही है, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे जा रहा है। तो इसी चीज़ के चलते वापस इनके अर्निंग्स में हम लोग को वो दिक्कत देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है कि यहाँ पे अर्निंग्स में दिक्कतें देखने को मिल सकती है, एनपीए में दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है। और इसी चीज़ के चलते ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड है, ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे है नहीं। तो यही कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि आने वाले समय में इंडियन बैंक्स का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो कुछ इतना खास नहीं होगा। अगेन कह रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा भाई जीरो हो जाएंगे, डूब जाएंगे, नहीं, उन्होंने कहा जहाँ पे वहीं पे रहेंगे, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे गोल्डमैन सैच की जो रिपोर्ट यहाँ पे थी ना, आप इंडियन बैंक से रिलेटेड पढ़ सकते हो। अभी जो वाई जो था ना दोस्तों, वो मैंने एक्सप्लेन आपको आसान भाषा में करके यहाँ पे रख दिया है। सो इसीलिए आप देख सकते हैं एसबीआई डाउन। देन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने गोल्डमैन सैच ने क्या किया है, बोला है कि एसबीआई 4% उन्होंने डाउन कर दिया है, पिछला जो टारगेट था उस हिसाब से। आप बोलोगे बस 4%, मतलब उनका ये कहना है कि पूरे साल भर में ये यहीं तक रहेगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। मतलब कैसा होता है कि अभी मैं एसबीआई आपको दिखा रहा हूँ ना, अभी 1 साल का अगर मैं आपके रिटर्न ओपन कर दूँ तो कितने नज़र आ रहे हैं, वाह, 40% की रिटर्न। हाँ, तो उनका ये कहना है कि अभी से लेके आगे तक 1 साल पे अगर आप सेम ऐसे 1 साल चेक करने जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ रिटर्न ही नज़र नहीं आएंगे, ऐसा -4% दिखने को यहाँ पे मिलेगा। मतलब 758 है ना, ऐसे कुछ 720 700 के आसपास ये स्टॉक रहेगा 1 साल तक, ये उनका मानना है। थोड़ा बीच में ऊपर जा सकता है बट वापस नीचे आएगा, ये गोल्डमैन सैच ने बताने की कोशिश यहाँ पे की है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक के लिए अपसाइड बताया, बट कितना, 3%, केवल 3%, कुछ खास नहीं। इसके पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया था, बट उन्होंने वो क्या कर दिया, अभी कम कर दिया। पहले उन्होंने बाय बोला था, अभी न्यूट्रल बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा भाई आईसीआईसीआई बैंक 3% ही। और येस बैंक से रिलेटेड उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि लगभग मोटा मोटी आप बोल सकते हैं 40% ही यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ सकता है करके, ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक तो ठीक ही है, ठीक है। मतलब 1 साल में अगर आप चेक करने जाओगे, अभी 23 नज़र आ रहा है ना, नेक्स्ट 1 साल में यहाँ पे केवल 3% प्लस ऐसे ही नज़र आएगा, ये उनका मानना है। हाँ, बट येस बैंक की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। उन्होंने जो टारगेट दिया है येस बैंक का
₹16 का दिया है, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी यहाँ पे हुआ था। सो ऐसा होगा नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट हाँ, जब से उन्होंने ये बात बोली है 2 ट्रेडिंग सेशन में येस बैंक का शेयर में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देखिए इनकी रिपोर्ट्स बार बार टाइम टू टाइम बदलते भी रहते हैं। आज बोल रहे हैं 6 महीने के बाद कुछ और भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। भाई नेगेटिविटी तो हो गई, मतलब नेगेटिव रिपोर्ट हो गया, कुछ पॉजिटिव भी बोला है कि नहीं भाई इन्होंने? तो हाँ, डेफिनेटली बोला है। किससे रिलेटेड बोला है? तो आप देख सकते हैं इन 3 से रिलेटेड तो उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, बट बजाज फाइनेंस एंड एचडीएफसी बैंक अच्छा कर सकता है, ये उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे किया है, मतलब बात यहाँ पे बताई है। सो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि बहुत सुपर डुपर हिट होगा करके, बट पिछले समय पे उन्होंने जब रिपोर्टिंग निकाली थी बजाज फाइनेंस की, उन्होंने कहा था कि खराब परफॉर्मेंस देगा। सो अभी उन्होंने कहा कि नहीं, खराब नहीं देगा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगा, ऊपर यहाँ पे भाग सकता है करके। कोई बहुत बड़ा एकदम रॉकेट की तरह यहाँ पे टारगेट तो उन्होंने नहीं दिया है, पर उनका मानना है कि पूरे 1 साल में 6800 के आसपास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। बोला कि बस इतना ही। हाँ, उसके पहले तो भाई उन्होंने बहुत ही नीचे वाला टारगेट बताया था, तो उस हिसाब से तो पिछले टारगेट के हिसाब से तो ठीक ही है। तो ये उनका मानना है। एंड देन अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए उन्होंने पहले यहाँ पे जो बताया था कि बजाज फाइनेंस को बेच कर चलो करके, अभी उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रहो करके, ये गोल्डमैन सैच्स के अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे बताया है। एंड देन एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड उन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छी बात बोली है कि 33% से ज़्यादा भाग सकता है करके, 1900-2000 के करीब जा सकता है। यह उनका मानना है कि बहुत अच्छा वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिल रहा है, और भी 10 चीज़ें यहाँ पे बता के रखी हुई है। सो ये गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट थी दोस्तों, जो मैंने आसान भाषा में यहाँ पे सामने रख दी, ठीक है। बट सबसे बड़ा जो बवाल हुआ है वो येस बैंक को लेकर ही हुआ है, ठीक है। एंड येस बैंक में तो आपको पता है भाई, नंबर ऑफ शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा इन्हीं के हैं, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ही ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोग को ज़्यादा मार्केट में होती हुई देखने को मिल जाती है। सो येस बैंक से रिलेटेड, अच्छा उन्होंने येस बैंक को इतना क्यों बुरा भला कहा, डाउनग्रेड? तो उन्होंने कहा कि भाई मार्जिन इतने कुछ खास नहीं रहेंगे, तेज़ी जिस हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसके पीछे जिस हिसाब से उनके नंबर्स होने चाहिए, फाइनेंसेस देखने चाहिए, वो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए ये लगभग 40% तक नीचे यहाँ पे आ सकता है। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो देखना पड़ेगा आने वाले समय में येस बैंक के भी नंबर कैसे रहते हैं। अगर नंबर खराब ही होते रहेंगे तो गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट की तरह बाकी सारे लोग भी क्या करने स्टार्ट कर देंगे, डाउनग्रेड करना भी इसको यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अच्छे नंबर्स दिखा दिए तो फिर डेफिनेटली फिर ज़्यादा कोई असर नहीं होगा। तो ये सारा खेल नंबर्स का ही होता है। तो आने वाले Q3, Q4, मतलब अभी Q3 तो हो गया, Q4, Q1, 2, 3 वापस चेक करने पड़ेंगे कि इनके नंबर्स कैसे रहते करके, और उसको मैच करके देखना पड़ेगा कि क्या गोल्डमैन सैच्स वैसे बोल रहा है वैसे सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है करके। सो आप जरूर चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि आपको क्या लगता है करके। बट वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आसान भाषा में समझ में आया होगा, तो जरूर इसको चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।